एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो हमारा इसमें जो टॉपिक चल रहा था प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था लैंग्वेज इशू इन एजुकेशन। तो हमने इसके शिक्षा में समस्याओं की बात की थी। तो हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे हमने किए थे, राज्य भाषा में राष्ट्रभाषा के रूप में भाषा समस्या और शिक्षा माध्यम के रूप में भाषा की समस्या। तो हम शिक्षा के माध्यम में भाषा की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने इसमें किया था कि विचारों को सुगमता से प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चे अगर हम बच्चों को मातृभाषा के जरिए उनकी एजुकेशन प्रदान करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं जो शिक्षा के माध्यम की बात थी, जो मातृभाषा की सहायता से जो हम अगर एजुकेशन देंगे, हम अगर बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे तो वहाँ पे धन की बचत होगी, श्रम की बचत होगी और समय की बचत होगी। तो हमारा दूसरा पॉइंट है जो श्रम, समय व धन की बचत में सहायक। अब देखो मातृभाषा जो हमारी है वो समय, श्रम व धन की बचत में सहायक है, क्योंकि मातृभाषा बच्चे को ऑलरेडी पता है, उसे अपने विचार अभिव्यक्ति के बारे में पता है, दूसरों की बताई हुई बातें समझने में वो इतना काबिल है कि वो बहुत ही आराम से और जल्दी अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो उसमें हमारी जो ऊर्जा है वो भी कम नष्ट होगी, समय भी कम लगेगा और धन की भी बचत होगी, क्योंकि जब कोई चीज आसानी से हो जाती है उसको समझने में देर नहीं लगती, तो हमारे जो काम है वो कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं, तो उसमें कोई गैप नहीं आता, किसी तरीके का कोई विघ्न नहीं पड़ता, तो फिर वो श्रम, समय और धन की बचत करने में सहायक होता है। अगर हम वही चीज बच्चे को विदेशी भाषा में समझाएंगे तो उसके दोगुना तिगुना एफर्ट करने पड़ेंगे। तो बच्चे को पहले वो भाषा की नॉलेज देनी पड़ेगी, सारी स्किल्स उसकी बच्चे की अच्छी करवानी पड़ेगी, बच्चे को बोलना उस भाषा के बारे में लिखना, उसको पढ़ना सारा सिखाया जाना पड़ेगा। तो दोनों जगह एफर्ट करने पड़ेंगे, स्टूडेंट सीखने के लिए एफर्ट करेगा, टीचर द्वारा सिखाने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। तो इसमें ये होता है कि बहुत सारे बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे काफी मेहनत करने के बाद भी सीख नहीं पाते, जिससे कि हमारा समय भी खराब होता है, हमारी जो अत्यधिक शक्ति है वो भी लगती है। तो हमारे जो विद्वान है उनका मानना था कि हमने जो प्राथमिक लेवल की शिक्षा है वो कम से कम हमें बच्चे को मातृभाषा की सहायता से प्रोवाइड करवानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं अवरोधन तथा अपव्यय कम होता है। अवरोधन व अपव्यय कम होता है अगर हम बच्चे को मातृभाषा की सहायता से एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें अवरोधन व अपव्यय की भी कमी होती है तथा बच्चे की विधायकता की प्रवृत्ति को बल मिलता है। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्र भाव अभिव्यक्ति। स्वतंत्र भाव अभिव्यक्ति में सहायक। स्वतंत्र भाव अभिव्यक्ति में सहायक। देखो जो मदर टंग होती है, जो मातृभाषा होती है, तो बच्चे का उस पर अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है, उसे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ना उसको बोलने में, ना उसको पढ़ने में, ना उसको लिखने में। तो वो अपने विचारों की जो स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति कर सकता है, उसको किसी दूसरे से सीखना नहीं पड़ता, किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेनी पड़ती अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो मातृभाषा में बच्चा जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता है तो अपने विचार है वो एक इफेक्टिव वे में वहां पे बता सकता है, स्वतंत्र रूप से जो भाव व्यक्ति अपनी कर सकता है। तो इसलिए मातृभाषा की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चे की शिक्षा में। आगे हम बात करते हैं व्यक्तित्व का विकास।
व्यक्तित्व का जो मातृभाषा होती है वो बच्चे का व्यक्तित्व विकास करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। अब सोचना यह है कि भाषा का व्यक्तित्व से क्या संबंध है। देखो, अगर हम किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं, हमारी जो जानकारी है वो बहुत अच्छी है, तो हम उसको बिना किसी हिचकिचाहट से बोल सकते हैं। हमारी भाषा पर पूरी कमांड है, हमें उसका शुद्ध तरीके से लिखना आता है, शुद्ध रूप में हमें उसको बोलना आता है, तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व पर असर डालती है, किसी भी व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही सहायक होती है। क्योंकि जब व्यक्ति को किसी चीज का पता होता है वो पूरा कॉन्फिडेंस में होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है तो डेफिनेटली क्या होता है, उसका जो व्यक्तित्व है वो निखर कर सामने आता है। इसके द्वारा बालक का व्यक्तित्व विकसित होता है और उसकी प्रवृत्तियां मातृभाषा के लोकगीत आदि के माध्यम से परिष्कृत होती रहती हैं, जो ज्ञान अर्जन में बहुत ही ज्यादा सहायता करती है, जो शिक्षा लेने में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। सर्वप्रथम 1833 में के.एम. बनर्जी तथा डॉक्टर वैलेंटाइन ने देशी भाषाओं को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाने की जो मांग थी वो कही थी। जब भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए सपोर्ट किया था, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने भारतीय भाषाओं को निम्न माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का जो माध्यम बनाने की स्तुति दी थी। 1905 से 1921 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप शिक्षा का माध्यम हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं को बनाने की जो मांग थी वो रखी गई थी। स्वामी दयानंद, टैगोर, महात्मा गांधी, गोखले आदि नेताओं ने मातृभाषा हिंदी के पक्ष में विचार व्यक्त किए थे कि बच्चों की जो शिक्षा का माध्यम है वो हमारी भारतीय भाषा होनी चाहिए। हार्टन समिति ने 1929 में भारतीय भाषाओं को भारतीय शिक्षा का जो माध्यम था वो स्वीकार कर लिया था। वार्ता के शिक्षा योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर जो भारतीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात पर उसको सपोर्ट किया। हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम था वो स्वीकार किया जा चुका था। तो ये एजुकेशन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था कि जो भारतीय भाषाएं हैं, अगर हम भारतीय एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भारतीय भाषाओं का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग जिस कल्चर से जुड़े हुए हैं उन्हें अपनी भाषा में जो एजुकेशन लेने में आसानी होती है और वो इफेक्टिव तरीके से एक जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं अल्पभाषी व्यक्तियों के लिए माध्यम की समस्या। हम आगे हमारा थर्ड पॉइंट है अल्पभाषी लोगों के लिए भाषाई समस्या। अल्पभाषी लोगों के लिए भाषा समस्या। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने किसी कारणवश एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रत्येक प्रदेश में कुछ ना कुछ जनसमूह ऐसे होते हैं जो अल्पसंख्यक के रूप में इस प्रकार पाए जाते हैं कि वो किसी कारणवश अपना जो राज्य है या फिर अपना जो गांव है छोड़कर किसी दूसरी जगह पर आकर बस जाते हैं। ये अक्सर जो गवर्नमेंट जॉब वाले कर्मचारी होते हैं उनके साथ होता है। उनका जो सरकारी सेवा में होने के कारण अन्य प्रदेशों में उनका जो ट्रांसफर है वो होता रहता है, जिसके कारण वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे से तीसरे स्टेट ऐसे जाते रहते हैं। तो उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो असर होता है वो बच्चे की एजुकेशन पर होता है। ऐसे विद्यार्थी बहुत जो मतलब कम वर्गों में पाए जाते हैं, तो जिनके अभिभावक सरकारी नौकरी में होते हैं, सेंट्रल जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें होते हैं, तो वहाँ पे वो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनके शिक्षा को लेकर जो माध्यम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी जो दिक्कतें वो देखने को मिलती हैं। वे छात्र छात्राएं अगर उनका जो भाषा का माध्यम है वो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन किसी और क्षेत्र में जाकर फिर उन्हें पहले उस क्षेत्र की जो भाषा है वो सीखनी पड़ती है, तो शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब तक वे ऐसा करने में समर्थ होते हैं वे
दूसरे जो बच्चों से एजुकेशन में पिछड़ जाते हैं। तो जिसका कारण उनकी शिक्षा में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आ जाती हैं। समस्या मतलब कई बार तो ये होता है कि उनका जो एक साल खराब होने तक आ जाता है, क्योंकि जब तक वो भाषा सीखते हैं तब तक उनका जो सिलेबस है जो वो निकल चुका होता है। तो वो केंद्र द्वारा संचालित विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना उनकी मजबूरी भी बन जाती है। और दूसरा उनके लिए फायदा ये होता है कि तो फिर वो किसी भी स्टेट में जाकर एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश का मीडियम है, जो अंग्रेजी मीडियम है भाषा का, वो पूरे भारत में कहीं भी अपने एजुकेशन उसके जरिए जारी रख सकते हो। तो जो बच्चे ऐसे लोग होते हैं जिनके अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं, तो उनकी जो ट्रांसफर है वो होता रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो भाषा है, जो माध्यम है, वो अंग्रेजी उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो अंग्रेजी भाषा माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण करें। और अगर भविष्य में उनके माता पिता का तबादला कहीं दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में होता है, तो एटलीस्ट वो अपनी जो पढ़ाई है वो वहां पे जाकर कंटिन्यू रख सकें। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय समाकलन के रूप में भाषा समस्या। राष्ट्रीय समाकलन के रूप में राष्ट्रीय के रूप में भाषा समस्या। भाषा समस्या राष्ट्रीय एकता के लिए जो भाषा है वो बहुत अपना जो एक रोल है वो अदा करती है। स्वतंत्र भारत की वृहत आवश्यकताओं में राष्ट्रीय सामंजस्य स्थापित करना सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, सबसे बड़ी ये समस्या है। यदि राष्ट्रीय एकता और उसके अध्ययन की सुविधाएं जुटानी है, तो समय समय पर बने आयोगों ने राष्ट्रीय एकता को लेकर जो भाषा की समस्या है उसे सुलझाने का प्रयास किया गया है। इस बात पर बल दिया है कि हम भाषा का जो प्रयोग है इस तरीके से करें कि हमारे भारत राष्ट्र की जो एकता है वो बनी रहे। भारतीय संविधान ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना स्वीकार किया, क्योंकि यही लगता था कि जो भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से वो समझ सकते हैं। कुछ समय के लिए संविधान के अनुसार अंग्रेजी को जो सहयोगी भाषा थी वो मान लिया गया था कि जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत है, हिंदी भाषा से समस्या आती है, तो वो लोग अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो कर सकेंगे, जिससे राष्ट्रीय एकता बनी रहे। कोठारी आयोग जो 1966 में बना था, भाषा समस्या के हल को राष्ट्रीय समंजन के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। उसके अनुसार आयोग के अनुसार उचित भाषा नीति द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय समंजस में सहयोग मिल सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बहुत सी समस्याओं में भाषा का जो एक भाषा संबंधी जो समस्या थी वो जनरल समस्या बनी रही है, जो आज भी वैसी ही है। आज भी हमारे देश में भाषा को लेकर बहुत जटिलताएं पाई जाती हैं, बहुत ही जो भाषा संबंधी समस्या है वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारे देश में जो विविधता है वो बहुत पाई जाती है। इस समस्या का हल शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विविध कारणों से खोजा जाना बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न कारणों को मद्देनजर रखते हुए इस समस्या का जो हल है वो खोजने पर जोर दिया है कोठारी आयोग ने। जब राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता की बात आती है, हम उस बात को समझते हैं, तो 1961 में भावात्मक समिति के सुझाव जो भाषा अध्ययन के संबंध में दिए गए थे, उन्होंने कहा था कि इस समिति ने सुझाव दिया था कि हिंदी ही राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हो सकती है। राष्ट्रीय एकता के लिए राजकाज, संपर्क और व्यवहार की एक ही भाषा होनी चाहिए, ताकि सभी लोग एक ही तरह की भाषा का प्रयोग करें और वो एक दूसरे की जो भाषा है उसको निम्न ना समझे। दक्षिण का उत्तर से, पूर्व का पश्चिम से जो पारस्परिक संबंध है, इस बनाने के लिए हर एक प्रदेश की प्रादेशिक भाषा पढ़ाई जानी आवश्यक है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसे हिंदी का जो दर्जा है वो दिया जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आगे हम बात करेंगे हिंदी एवं मातृभाषा की उपयोगिता और प्रसार की समस्या। हिंदी एवं मातृभाषा के उपयोगिता और प्रसार की समस्या। हिंदी और
मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा, हर एक क्षेत्र की जो मातृभाषा है वो अलग अलग होगी। क्षेत्रीय भाषा की उपयोगिता और प्रसार की समस्या। जो हमारी मातृभाषा है, जो हर एक क्षेत्र की अलग अलग होती है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पे जो लोग हैं ज्यादातर उनकी जो मातृभाषा है वो क्या है, पंजाबी है। अगर हम हरियाणवी या हिंदी कल्चर की बात करें तो वहां पे बच्चों की जो मातृभाषा है या फिर क्षेत्रीय भाषा है वो क्या है, वो हिंदी भाषा होती है। मातृभाषा तथा हिंदी की उपयोगिता गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के विकास का जो सर्वोत्तम साधन है, जिसका अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है और हमें इस बात का लाभ उठाना चाहिए। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोग हिंदी बोलते हैं। भारत में बहुसंख्यक जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, समझते हैं और व्यवहारिक भाषा के रूप में उसे प्रयोग में लाते हैं। वास्तव में हिंदी भारत की विविध मातृभाषाओं के बाद प्रथम स्थान रखती है कि मैक्सिमम लोगों के द्वारा हिंदी को समझा जाता है, मैक्सिमम लोगों के द्वारा हिंदी को बोला जाता है। उपयोगिता के दृष्टिकोण से हिंदी सर्वोत्तम और सरलतम भाषा है, जिसके कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन से कारणों से जो हिंदी भाषा सरल जिसको माना गया है, जो एक साइंटिफिक माना गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी के जो वर्णों का उच्चारण है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथा कार्मिक है। वो उसके जो वर्ण है उसके अक्षर बिना किसी परिश्रम के एक ही मुखार से बोले जा सकते हैं। अलग अलग जो वर्ग बने हुए हैं वर्णों के, तो वो वर्ण एक ही तरह के वर्ण आते हैं एक लाइन में। जैसे हम बात करें अगर क वर्ग से, क वर्ग के जो वर्ण है क ख ग घ अड़, तो उनको बोलने में एक ही जैसी आती है। च वाले आगे, त वाले आगे, तो जो च छ झ झ झ, तो मतलब इनको जो प्रोनाउंस करने का तरीका है, जो इनका उच्चारण करने का तरीका है, तो कै वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं तो उनका एक जैसा है। चय वर्ग के जितने वर्ण आते हैं उनका एक जैसा है। त के एक जैसा है। तो दूसरा इसका जो हमारे ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स जो हमारी लैंग्वेज में हेल्प करते हैं, तो वो 1 बाय 1 एक क्रम में आते हैं। क च तो मतलब हमारे जो जीभ है या फिर तालुक है उसका भी जो प्रयोग है वो भी कर्मानुसार चलता है। और जो ये वर्ग बने हैं क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, तो आदि ये सभी वर्ग के जो अक्षर है उन्हें बोलने में सारी जो समानता है वो पाई जाती है। एक वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनकी जो बोलने का तरीका वो सारा सेम तरीका है। तो ये अलग अलग अंगों द्वारा क्रमश बोले जाते हैं। उच्चारण स्थल कंठ से प्रारंभ होकर ओष्ठ और दांतों तक क्रमिक रूप में आता है। तो आगे अगर हम बात करें कि और इसकी क्या विशेषता है हिंदी की, इसकी अगली विशेषता है लेखन तथा पाठन करने समय जो ये हमेशा क्या है, बाईं से दाईं ओर चलती है, कि जिसमें हमने ना तो लिखने की दिक्कत आती है ना और पढ़ने में कोई दिक्कत आती है। और हिंदी में अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं कब जाते हैं उनका हिंदीकरण सरलता से हो जाता है। तो इसलिए मातृभाषा जो हिंदी का माध्यम बनाने से विचार अभिव्यक्ति और विचार अवरोध में सरलता होती है। आसानी से लोग अपने जो विचार है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। आसानी से हिंदी में जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति है वो लोगों के द्वारा की जा सकती है। हिंदी जानने वाले लोग स्वयं हिंदी को अपने व्यवहार में तल्लीनता से अपनाएं, ताकि हिंदी को जो राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा मिलने में आसानी हो सके। वहाँ अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं का व्यवहार ना करें। कुछ लोग अंग्रेजी में बोलना और लिखना काफी प्रतिष्ठा समझते हैं और अबोध नागरिकों पर अपना प्रभाव जमाते हैं, लेकिन हर भाषा की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना महत्व है। तो कोई भी भाषा, अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला इंसान है तो हम उसको ज्ञानवान, ज्यादा ज्ञानवान नहीं समझ सकते कि इसको इंग्लिश की नॉलेज है तो उसका जो ज्ञान है उसको ज्यादा ही ज्ञान की समझ है। अगर हिंदी बोलता है कोई पर्सन तो उसको भी इतना ज्ञान हो सकता है जितना इंग्लिश बोलने वाले को है।
तो हर एक भाषा की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी उसकी विशेषताएं हैं। आगे हम बात करते हैं अंग्रेजी की निरंतरता से होने वाली समस्या। अंग्रेजी की निरंतरता से होने वाली समस्याएं। निरंतरता से होने वाली समस्याएं। होने वाली समस्याएं। तो अंग्रेजी की निरंतरता से क्या समस्याएं हो सकती हैं? शिक्षा क्षेत्र में किसी विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने से एक और कठिनाई को मोल लेना पड़ता है। एक तो बालक को स्वयं विषय जटिल प्रतीत होता है, दूसरी ओर अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा की जटिलता उसे हतोत्साहित करती है। उसको जितना मोटिवेट होना चाहिए उतना वो खुद को मोटिवेट नहीं कर सकता, ना ही दूसरों द्वारा वो मोटिवेट किया जाता है। यदि बालक मातृभाषा की शिक्षा से जो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे केवल विषय की ही जटिलता का सामना करना पड़ता है, उसे भाषा संबंधी जो जटिलता है उसकी दिक्कत नहीं आती। उसे मातृभाषा द्वारा शिक्षण सरलता से समझ आ जाता है। वो अपना आसानी से जो शिक्षण है, जो उसका टॉपिक है, जो विषय वस्तु है उसको एनालाइज कर सकता है, उस पर जो अपने विचार विश्लेषण कर सकता है। शब्दों तथा वाक्यों की रचना की सतर्कता में ही बालक का समय तथा शक्ति वो व्यय हो जाती है अगर वो किसी विदेशी भाषा को चूज करता है। अगर वो उसकी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा का उपयोग होता है शिक्षा के माध्यम में तो वो अपने जो श्रम है, जो उसकी समय की बचत है वो हो जाती है। वह मन के भाव को स्वाभिमान पूर्वक व्यक्त करने में समर्थ रहता है। इस प्रकार प्रशिक्षक की दृष्टि से विद्यार्थी जो एक योग्य विद्यार्थी होता है, अगर विद्यार्थी का शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तो उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो विद्यार्थी सब कुछ जानते समझते हुए भी भाषा की जटिलता के कारण अपने विचारों के अभिव्यक्ति ढंग से नहीं कर पाता, जिससे उसे जो कम योग्यता का अंक लिया जाता है। भाव प्रकाशन, विचार अभिव्यक्ति, ज्ञान अवबोध और स्वाध्याय की दृष्टि से वही भाषा जो माध्यम उपयुक्त माना जाता है जिसमें पूर्ण दक्षता और कौशल उपलब्ध रहता है, जो कि बच्चे की अपनी मातृभाषा और अपनी क्षेत्रीय भाषा में होता है। तो विदेशी भाषा में ऐसी दक्षता प्राप्त की जा सकती है अगर बच्चे को शुरू से ही अंग्रेजी भाषा में उसकी बोलचाल करवाई जाए, उसको अंग्रेजी भाषा उसके विषय के रूप में पढ़ाया जाए, तो उसके माध्यम से बच्चा अंग्रेजी जो सीखना है, अंग्रेजी को जो सीखने की आदत है वो बन जाती है। अदरवाइज जो बच्चे की जो रटने की आदत है वो रहती है अगर उसको काफी आगे जाकर जो अंग्रेजी है वो सिखाई जाती है। आगे हम बात करते हैं भाषा विवाद में सरकारी नीति की समस्या। भाषा विवाद में सरकारी नीति की समस्या। भाषा विवाद में सरकारी नीति की समस्या। सरकारी नीति की समस्या। सरकारी नीति की क्या समस्या? राष्ट्रभाषा तथा शिक्षा माध्यम की भाषा का निर्धारण एक बहुत बड़ी समस्या है। सत्तारूढ़ दल और जनशासक प्रतिनिधि अपना शासकीय स्थान बनाए रखने के लिए विधि को दबाने का जो हमेशा प्रयास करते हैं। संविधान के अनुसार 1965 ईस्वी तक केवल हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा घोषित हो जानी चाहिए थी, परंतु सत्तारूढ़ दल तथा संसद ने हिंदी विरोधियों के पक्ष को भी सहमति दी, क्योंकि जो सत्ता पर बैठा हुआ लोग अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में कई बार गलत निर्णय कर लेता है, या फिर जो बात उसे लोगों के सामने पूरे ताकत के साथ रखनी चाहिए तो उस ताकत के साथ या फिर उस हक के साथ वो नहीं रखते, तो वो अपने कुर्सी को बचाने के लिए कई बार विरोधियों का पक्ष भी ले लेते हैं, उनके पक्ष को जो सहमति है वो प्रदान करते रहते हैं। तो उन्होंने भाषा की जो समस्या है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो उन्होंने दक्षिण भारतीय लोगों की जो समस्या को सही मानते हुए उन्होंने इस बात
पर बल दिया कि अगर वो अंग्रेजी भाषा अपनाना चाहते हैं तो वो अंग्रेजी भाषा अपना सकते हैं। यह सरकार की लचीली नीति कहलाई जा सकती है, परंतु संविधान का अपमान करना और अंग्रेजी को निरंतर राष्ट्रभाषा की सहचरी बनकर पनपने देना सरकार की गब्बू नीति मानी जा सकती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो समय की मांग को देखते हुए कुछ जो लचीली नीतियां अपनाना भी कई बार हमारे लिए फलदायी हो सकती हैं, हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारी राष्ट्रभाषा की अगर बात आती है तो कोई एक भाषा पूर्ण तौर पे जो राष्ट्रभाषा है हम नहीं कह सकते कि वो सामने आएगी। तो इस लचीलेपन के कारण जो अंग्रेजी भाषा वो हमेशा सहयोगी भाषा के रूप में वहां पे बनी रहेगी और जो राज्य स्तर पर जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे किया था, राज्य स्तर पर जो भाषा की समस्या है, राजकीय भाषा, वो भी एक क्षेत्रीय भाषा बनी रहेगी। तो सिर्फ केंद्र के साथ जो वार्तालाप करने, जो संबंध स्थापित करने के रूप में राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाएगा। अब हमारा हर एक पर्सन का ये कर्तव्य बनता है कि भाषा चाहे कोई भी है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसके बारे में हमें कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन जो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी जो अपनी भाषा है, उसका भी मान सम्मान है वो करना चाहिए, ताकि हम अपने जो भाषा की समस्याएं हैं उसका निवारण कर सकें। तो भाषा की समस्या का जब तक निवारण खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक उसका कोई हल नहीं निकल जाएगा, तब तक जो इसका खामियाजा है वो हमारी शिक्षा जो प्रणाली है, खास करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो हम लास्ट में यही कह सकते हैं कि हमें अपनी जो समय की मांग को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जो भाषा संबंधी समस्याएं हैं, खास करके शिक्षा में, एजुकेशन में जो लैंग्वेज के इशू हैं उसको जल्द से जल्द जो इश्यूज हैं उसका जो सोल्यूशन है वो करना चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक था लैंग्वेज इशू इन एजुकेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसके जो 7 पॉइंट है किए कि जो समस्या है चाहे वो मातृभाषा को लेकर है, क्षेत्रीय भाषा को लेकर है, हिंदी भाषा को लेकर है, एजुकेशन सिस्टम में, तो उसका कैसे जो हल हो सकता है, कौन कौन सी जगह जो समस्या है वो आती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।